इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। इस मीटिंग का ये एजेंडा है। देखो, ये आज की स्थिति में कांग्रेस के हम लोग हैं तो हमें लगेगा कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने, स्वाभाविक है सब दल अपने अपने नेताओं के बारे में बोले। बेवकूफ बनाने वाली बात है। सभी पार्टियां साथ में मिलकर काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। 24 के अखाड़े में बात इंडिया गठबंधन की और इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम सवालों की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी या कहिए एनडीए के खेमे में जो तमाम हलचल तेज हो रही हैं उन पर भी बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शहजाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभय सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 2 दिन की बैठक सर, लेकिन हर किसी के जहन में जो सवाल है वो ये कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा और कब तय होगा? देखिए, तो बैठक में इस बात का निर्धारण होगा कि कैसे सारे अलग अलग हम विचारधारा के राजनीतिक दल जो एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो भारत के आर्थिक संसाधनों की लूट है उस पर कैसे सब मिलकर रोक लगाएं, कैसे महंगाई की आग में जो देश को झोंक दिया गया है उस पर हम कैसे लगाम लगाएं। बेरोजगारी बेतहाशा हिंदुस्तान में बढ़ गई है। भारत माँ की भूभागी अस्मिता और अखंडता पर आंच आ रही है। चीन हमारी भारत की सीमाओं में घुसा हुआ है। PP-15 से रेजांगला चांगला तक 2 लग बेड़ गोल्डी, जहाँ विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, वहाँ पर वाई जंक्शन पे 10, 11, 12, 12A, 13 तक उसने ब्लॉकेट किया है। भाजपा के सांसद तापिर गांव कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर तक चीन की सेना अंदर आ जाती है। $100 बिलियन से अधिक का चीन से इंपोर्ट मोदी सरकार कराने लगी और भारत के MSME को तबाह कर दिया। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला। तो ये सारे इन परिस्थितियां जो भारत के खिलाफ निर्मित कर दी है एनडीए के दलों ने, उसके खिलाफ हम एकजुटता के साथ लड़ेंगे। लेकिन अभय दुबे साहब, ये जो बातें आपने कही, ये सब बातें तो ठीक हो सकती हैं सर, लेकिन जमहूरियत में सिर गिने जाते हैं। जो बुनियादी सवाल था मेरा वो ये कि सिर गिनने का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन में तय कैसे होगा आखिर, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं। नहीं तो धैर्य रखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी निकलेगा। और एक बात और साफ कर दूं, 2004 में भी यही सवाल पूछा जाता था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी टॉवरिंग पर्सनालिटी थी। तब भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ नहीं आए थे। तब भी लेफ्ट की पार्टियों ने जो सरकार में वेस्ट बंगाल में थे, त्रिपुरा में थे, केरला में थे, हमारे साथ महागठबंधन नहीं किया, उन्होंने आंध्रा में किया था। लेकिन जब चुनाव हो गए तो 335 दलों सीटों के दल सब सारे साथ में आए और 10 वर्ष तक हमने भारत की प्रगति और समृद्धि को निर्धारित किया। तो जरूरी नहीं सारे राजनीतिक दलों के सारे प्रांतों में लोकसभा की सीटों की सीट शेयरिंग हो, लेकिन एकमत होकर हम कोशिश करेंगे कि भारत की इन प्रतिकूल परिस्थितियों को परिवर्तित कर दें। ठीक है। शहजाद पूनावाला साहब, जो बात अभय दुबे कह रहे हैं उसका सेंस यही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, हर मुद्दे पर जो भी सवाल खड़ा होगा उसको एड्रेस किया जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। बीजेपी की बेचैनी इससे बढ़ रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं इनके गठबंधन में क्या चल रहा है। रोज़ घमासान, ये एक दूसरे के साथ मजबूरी में आए हैं पर एक दूसरे से परेशान, ये उनका आंतरिक विषय है। क्योंकि एक तरफ है मिशन और विजन को ले जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, जो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाते हैं, 30वें स्थान पर पहुँच रही है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आते हैं, 12 करोड़ लोगों को नल से जल शौचालय मिलते हैं, 11 करोड़ लोगों को किस प्रकार से हमने किसान सम्मान निधि दी है, 3.5 करोड़ लोगों का आवास बनाया है, और मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना हुई है, पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। ये हमारा मिशन और विजन है। आज G20 हो रहा है और इनका भी एजेंडा 420 चल रहा है। और ये लोग क्यों आए साथ में? ये लोग साथ में आए क्योंकि इनके पास मिशन विजन नहीं, केवल कॉन्ट्रडिक्शन और एम्बिशन है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, पुराने कलेश छोड़ दीजिए, आज के कलेश बताता हूं। आज का स्टेटमेंट है, आज पिनरई विजयन ने, आपके चैनल पर शायद ब्रेकिंग चला था, कहा कांग्रेस सेकुलर ही नहीं है, कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी है। बताइए, सेकुलरिज्म बचाने चले हैं।
तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का क्या झगड़ा चल रहा है, वहां पर अधीर रंजन चौधरी जी बोलते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का क्या चल रहा है, और बाकी सब कलेश तो छोड़ दीजिए, अब तो पीएम पद के लिए चेहरा कौन होगा उसको लेकर भी कलेश है। मतलब कि राहुल गांधी की फोटो आगे कर दी जाती है, उसमें से केजरीवाल की फोटो गायब हो जाती है, और शरद पवार, ममता दीदी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला से आगे राहुल गांधी हो जाते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इसको। मैं तो कहता हूं अभय जी से, मेरे बड़े भाई है, लोगो तय है परंतु लोगों के लिए कार्यक्रम क्या है तय नहीं है, झंडा तय है परंतु एजेंडा तय नहीं है, और नीतियां तय नहीं है, नारा तय है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं अभय जी आप बता दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आपका स्लोगन है और मैं कोट कर रहा हूं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, यही है ना? मुझे बताइए कि भारत जुड़ने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम आंबेडकर जी के विजन के हिसाब से 370 को हटाना था। कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड 370 वापस लाना है, उमर अब्दुल्ला का अधिकृत स्टैंड 370 वापस लाना है, आम आदमी पार्टी का अधिकृत स्टैंड 370 हटाना सही कदम है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक विषय बता दीजिए। महंगाई की बात करते हैं अभय जी, महंगाई के लिए क्योंकि आप राजस्थान, आपकी सरकार है, 108 रुपया लीटर है पेट्रोल का, अब आप 500 रुपए का सिलेंडर गिनवा देंगे, एक सिलेंडर मिल रहा है, परंतु राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 9.7%, और हिमाचल में मान्यवर आपकी सरकार आई 6 रुपए डीजल का बढ़ा दिया आपने। और जो भी विपक्षी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन के रेट चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो। तो बता दीजिए ना मान्यवर कि महंगाई से लड़ने के लिए आप अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं? हमने तो सेंट्रल एक्साइज 2 बार काटा, डीजल के भाव हमने कम किए, बीजेपी के राज्य में उत्तर प्रदेश में 96 रुपीस पेट्रोल, और बगल में राजस्थान है 108 रुपया पेट्रोल। मध्य प्रदेश में भी 100 बता दीजिए, मध्य प्रदेश में भी 100। हाँ बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में भी 100 के पार है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मुझे स्टेट बता दीजिए जहां पर कांग्रेस रूल स्टेट है और जहां पर 98-99 रुपीस का पेट्रोल मिल रहा है। एक भी स्टेट नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने वैट लगातार बढ़ाया है। पर यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि 370 पर कॉमन नीति क्या है, इसीलिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कॉमन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है, कॉमन मैक्सिमाइजेशन ऑफ किस प्रकार से करप्शन करना है। उसका सार यह है कि अवसरवादियों का गठबंधन है अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए 2024 में। हम भारत के नागरिकों के लिए अवसर तलाशना चाहते हैं जो इन्होंने क्षीण कर दिए हैं। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये बता दूं, जो ये अलग अलग कह रहे थे, तो हमने आज ही ट्वीट किया है जिसमें सारे मुख्यमंत्री जो 11 राज्यों के हैं, जिसमें केरला भी हैं, जिसमें केजरीवाल जी भी हैं, जिसमें भगवंत मान भी हैं, जिसमें सिद्धारमैया जी भी हैं, अशोक गहलोत हैं, सारे लोग हैं। कोई मतभिन्नता हम लोगों में नहीं है। बात रही महंगाई की, तो 2017 याद कीजिएगा आप, धर्मेंद्र प्रधान साहब तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। एक महिला ने उस ट्वीट में नीचे पूछा कि क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उसका बर्डन जनता पर नहीं होगा, और कम होगा तो सीधे ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। $20 पर बैरल तक भी आ गया, अभी 32% दाम कम हो गए, लेकिन मोदी जी ने दाम ट्रांसलेट नहीं किए जनता को। गैस के जो प्राइजेस है उस पर भी बात होनी चाहिए। सऊदी आरामको उसके भाव से निर्धारित होते हैं। हमारी सरकार के समय $1000 मेट्रिक टन था, आज $410 हमारा जो सवाल है वो दरअसल में इंडिया गठबंधन को लेकर है और एनडीए की हलचल को लेकर। अबे सर, अवसरवादियों का समूह है इंडिया गठबंधन, जो आरोप शहजाद जी लगा रहे हैं। अनुराग जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आपने पूरी तरह आरोप लगाने दिए और मैंने 20 सेकंड बोला और आपने इंटरप्ट करके कह दिया कि हम विषयांतर हो रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए वो आपको विषयांतर नहीं दिखाई दिए। मुझे लगता है कि इस मानसिकता से हमको बाहर आना चाहिए। अगर उन्होंने आरोप लगाए तो उसका जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। महंगाई पर मैंने जब प्रामाणिकता से बात की कि इन लोगों ने कहा था, वादा किया था देश से कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपके दाम कम कर देंगे। अब इनसे पूछिए कि किसी भी एक प्रांत ने, भाजपा शासित प्रांतों का भी जिक्र कर रहा हूं, किसी ने वेट बढ़ाया कि इस दौरान? नहीं बढ़ाया। मोदी सरकार ने ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके देश के नागरिकों की जेब पर डाका डाला और 30 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने लूटे हैं। आर्टिकल 370 क्या प्रॉमिस किया था प्रधानमंत्री जी ने? वहां प्रजातंत्र समाप्त करके आपने आर्टिकल 370 लगाया, लेकिन क्या वादा किया था कि शांति की बहाली हो जाएगी। 35A खत्म करके कहा था कि देश भर के लोग वहां पर जमीनें खरीद सकेंगे, वहां कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन होगा। एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। मुझे बताइए कितने लोगों को फिर से वहां बसा दिया। आज हालात यह है कि टारगेटेड किलिंग एक के बाद एक हो रही है, चाहे वो टीचर रजनीवाला हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हो, चाहे माखनलाल बिंद्रू हो, जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, वो मार दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया।
आजाद भारत का इतिहास साक्षी है कि जब जब भी वहां बड़े पैमाने पर टारगेटेड किलिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां रही है। रघुनाथ मंदिर पर हमला हो, अमरनाथ यात्री पर हमला हो, सिंहपुरा का कत्लेआम हो, या नदी मार्ग थाने पर पूरे के पूरे गांव को महंगाई पर जो आपने सवाल खड़ा किया वो मैं शहजाद पूनावाला से पूछूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला का हिंदुत्व का सवाल और बचा है, उस पर और आप जवाब दे दीजिए। हिंदुत्व पर इंडिया गठबंधन क्या सोचता है? देखिए, इनका सरोकार है क्या? आज 80% जो हिंदू समाज के लोग भारतवर्ष में हैं, क्या उन पर बेरोजगारी की मार नहीं पड़ रही? क्या उन पर महंगाई की मार नहीं पड़ रही? क्या उन 15 करोड़ किसान परिवार, किसानों का जिक्र कर रहे थे, मुझे दुख हुआ बड़ा, 27 रुपए आमदनी प्रतिदिन किसान की रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, और इनके धन्ना सेठ की नेटवर्थ 12 लाख करोड़ पूनावाला का सवाल हिंदुत्व पर है। हिंदुत्व कहीं तो कह रहा हूं कि हिंदुत्व, जी बोलिए बोलिए। हिंदुत्व पर ही जवाब दे रहा हूं साहब मैं। क्या हिंदू नागरिकों के खिलाफ मोदी सरकार ने यह दमन चक्र नहीं चला रखा है सिर्फ अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए? 15 करोड़ किसानों के खिलाफ वो हिंदू नहीं थे जो अडानी के कहने पर अभी खुलासा हुआ कि नीति आयोग को जो प्रेजेंटेशन था जिसमें लोगों ने प्रस्तुति दी थी कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का संशोधन कर दिया जाए, वो इन लोगों का सुझाव था। दिग्विजय सिंह का हिंदुत्व अलग है और अभय दुबे का हिंदुत्व अलग है, सिख ईसाई ऐसा सभी क्यों लग समाज रहा है? के खिलाफ ये लोग हैं। देखिए, राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुख भोगेगी वो पाप का भागी होगा। और जो हमारी जो विरासत है ना, विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों की, उसके खिलाफ ये वैमनस्य का जहर पैदा करना चाहते हैं। ये बात क्यों करते जानते हैं आप? क्योंकि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इमोटिव इशू लाना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, अभय दुबे ने बताया कि इंडिया गठबंधन का पहला सवाल, पहला मुद्दा महंगाई, जो आपका 2014 का चुनावी नारा था, उन्होंने वैट का जिक्र किया। देखिए, महंगाई पर सीधे सीधे अभय जी, वैसे मैं उनको प्रबुद्ध व्यक्ति मानता हूं, उन्होंने कहा कि हमारा कोई एक स्टेट बता दीजिए जहां वैट बढ़ा है। मान्यवर हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद 6 रुपया बढ़ाया और 3 रुपया डीजल का तब वैट बढ़ाया गया जब वहां पर बाढ़ आई थी। अभय जी, फैक्ट चेक कर लीजिए। आप वो व्यक्ति है जिनको मैं हमेशा समझता हूँ फैक्ट से बात करते हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे एक्सपोज कर लो। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, अभय जी, कम से कम मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, आज वो राम राज्य की परिकल्पना के बारे में बता रहे, परंतु एक सवाल का जवाब देने से क्यों कतराते हैं? कमलनाथ जी के हिसाब से हिंदू राष्ट्र है और दिग्विजय सिंह आप ही के प्रदेश से दोनों हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र कहते हो तो इस्तीफा दे दो। तो कौन सी अवधारणा सही है वो बताने में आप सक्षम है? और यदि हिंदुत्व की परिभाषा वही है जो आपने अभी बताई है, तो हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कहने वाले लोग और हिंदुत्व अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा सिखाता है, वो महंगाई की रैली में जाकर राहुल गांधी कहते हैं उसका खंडन कर दीजिए तुरंत से, तो नहीं करेंगे। और हिंदुत्व का सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि आपके पास एक सेना है, उद्धव सेना, जो कहती है हम बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को लेकर चलते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं। और शिवसेना है जो समाजवादी पार्टी है, वो कहती है हिंदू धर्म, हिंदुत्व नहीं, हिंदू धर्म ही धोखा है। और आखिरी बात पर देखिए मान्यवर, 370 पर आपने गोल गोल बातें रखी परंतु सवाल का जवाब नहीं दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट चिदंबरम का, मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर इसलिए 370 हटाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह का कि 370 को वापस लागू किया जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का 370 हटना सही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला का 370 ले लेना हमारे बुनियादी अधिकारों को छीनना है। अब बता दीजिए अभय जी, इसमें से कौन सा स्टैंड आपका स्टैंड है? लेकिन शहजाद, अभय दुबे ने जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि 370 के वक्त जो वादा किया गया था, वो वादा क्या जमीन पर उतर पाया? और अभय दुबे जो ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये कि अदालत में अभी सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है कि अभी स्थितियां सामान्य नहीं है, जब सामान्य होंगी तब चुनाव करवा लिया जाए। नहीं मान्यवर, मुझे तो लगता है कि अगर जब 1980 से 90 के दशक में रलीफ सलीफ गलीफ बोलकर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, अगर वो अभय जी के लिए सामान्य स्थिति है, और आज जब पीपीपी की पॉलिटिक्स, पत्थरबाजी, पाकिस्तान और जो परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करते हुए डीडीडी की राजनीति शुरू हुई है, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, 30,000 लोग चुने गए, डीडीसी के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हुआ है, 70,000 करोड़ से ज्यादा वहां पर निवेश हुआ है, मिस वर्ल्ड भी आ गई, G20 भी वहां पर आ गया, वर्ल्ड की निगाहें वहां पर है। आज वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आज वहां पर
केंद्र के कानून लागू हो रहे और दलितों की बात करने वाले, आज दलितों को पहली बार वहां पर अधिकार मिला। अगर ये सामान्य स्थिति नहीं है तो अभय जी बताइए सामान्य स्थिति क्या थी? आईसीस के झंडे लहराना या तिरंगा लाल किले से लाल चौक तक आना? अभय दुबे, देखिए इंडिया और एनडीए ने जो अपने मुद्दे हैं वो तो तय कर दिए इस चर्चा में। आपने बताया कि हम 370 पर चुनाव लड़ रहे हैं, महंगाई पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों पर, आम आदमी पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का फॉर्मूला क्या होगा वो आप अभी बताने से बच रहे हैं। 3 बैठकें हो चुकी हैं, 3 बैठकों में क्या सिर्फ लोगो तय हो रहा है सर? देखिए, तीसरी बैठक है। मैं तो हतप्रभ हूं, जो प्रधानमंत्री कहते थे अकेला ही काफी हूं, उनको 38 दलों का सहारा लेना पड़ा और 38 दल में से भी 9 दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का पिछला चुनाव नहीं लड़ा, 16 दल ऐसे जिनका एक भी सांसद नहीं है, 7 दल जैसे जिनका एक सांसद है, 13 राज्यों की 269 सीटों की ये पार्टी है, 52 स्थानों पर इनकी लोकसभा में जमानत जब्त हो गई। जब खुद अधिनायकवाद की बात करते हैं, 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद नहीं है। मुझे बताइए, ये दक्षिण के दरवाजे से पूरी तरह बाहर हो गए। इनकी छटपटाहट इसीलिए, जो चेहरे की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, कहां है चेहरा इनका? इनका चेहरा है सीमा हैदर, जो आरपीआई के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान में सीए में कहते थे नागरिकता नहीं देंगे, उसको चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी कहते थे बहुत बड़ा माफिया डॉन, उसका बेटा जो इनके एनडीए गठबंधन दल का हिस्सा है वो इनका चेहरा होगा। प्रफुल्ल पटेल, जो कहते थे दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, उसको वो अब इनका चेहरा हो गया। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार, वो इनका चेहरा हो गया। हसन मुंशरिफ, जिसको कहते थे 40,000 किसानों का पैसा बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया, ईडी ने छापेमारी की, महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया, वो चेहरा हो गया। प्रधानमंत्री जी का चेहरा बचा कहां है? क्योंकि वो के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ तो एक प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव मत करिएगा, जीत नहीं पाएंगे। अभय जी सुन लेते। देखिए, आज तक मैंने अभय जी को इतने फैक्चुअल एरर करते हुए किसी भी डिबेट में नहीं पाया। उन्होंने क्या कहा, अभी स्टेटमेंट है उनका कि दक्षिण के द्वार बंद हो गए, पुदुचेरी को दक्षिण में नहीं मानते, या पुदुचेरी की वहां पर जो सरकार है उसको नहीं मानते। मतलब कि एक यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली उसको ही खारिज कर दिया। यही कांग्रेस की सोच है। ये पहले नॉर्थ ईस्ट को भी इसी प्रकार से देखते थे, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरी बात देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अंसारी का बेटा आपका चेहरा होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अंसारी का बेटा, हालांकि वो राजभर के टिकट पर चुनकर आया था, परंतु उसने ऑफिशियली समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। मीटिंग के फोटो भी है और पोस्टर भी वो समाजवादी पार्टी के नाम से लगाता है। अब बता दीजिए कि इस प्रकार के व्यक्ति की क्या जगह है आपके अलायंस में? और समाजवादी पार्टी इसको लेकर रखती है, और वही समाजवादी पार्टी जो कहती है वंदे मातरम नहीं कहूंगी, वही समाजवादी पार्टी जो कहती है हिंदू धर्म ही धोखा है, वही आईयूएमएल में सेकुलरिज्म का सुरमा दिखता है, जो कहता है कि हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए कासरगोड में। और आखिरी बात, ईडी सीबीआई का हवाला देना बंद कर दीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, और जब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है तब आप लोग तालियां बजाते हैं, जब आप पर कार्रवाई होती है तो आप लोग उसको बुरा भला करते हैं। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए वक्त थोड़ा कम है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शायद हो सकता है आप अपडेटेड ना हो। इस बीच खबर आई है कि संसद का विशेष सत्र 5 दिन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया जा रहा है। क्या इसके पीछे की मंशा आपको नजर आती है? बहुत रेयर होता है ऐसा। अनुराग जी, मैं तो हतप्रभ हूं। ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये हो सकता है, कुछ करे नहीं तो ये तो ऑर्डिनेंस की सरकार है। एवरेज 11 अध्यादेश निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी हर वर्ष। क्या बात करते हैं आप? इनकी नीयत मुझे नहीं अच्छी दिखाई देती। और आखिरी बात, पिछले 5 सालों में 31 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सिर्फ 6 राज्यों में इनकी सरकार खुद के बहुमत से बनी, वो भी बड़े प्रांत 2 हैं, सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश। उसके अलावा आप देख लीजिए त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य, वहां इनकी सरकार बनी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये 5-6 राज्य हैं और उत्तराखंड। इसके अलावा सारी जगह या तो बैसाखी पर है या सत्ता हथियाई हुई है इन्होंने। जो बात पुदुचेरी की कर रहे थे वहां भी इनकी सरकार नहीं है, वहां पर भी बैसाखियों से। इसके पीछे की मंशा क्या? अभय दुबे आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ बड़े पॉपुलिस्ट फैसले ले लिए जाएं, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सत्र बुलाया जा रहा हो। देश में तो हर 2 महीने से चुनाव हो रहा है, इसका मतलब कि चुनाव के आसपास कोई काम ही नहीं होगा, तो इस प्रकार से ना लेजिस्लेचर चल पाएगी, ना इसमें एग्जीक्यूटिव चल पाएगी। मुझे लगता है इस प्रकार से जोड़ना, ये मुझे लगता है अतिशोक्ति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शहजाद पूनावाला, अभय दुबे। तो इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या कुछ निकलता है इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है।